हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं AK सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है एजुकेशनल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान, उसके जो पार्ट हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके 2 चैप्टर मैं आपको फिनिश करा चुका हूँ। तीसरा चैप्टर जो है पर्यवेक्षण और निरीक्षण, ये चल रहा है। हमने पिछली जो क्लासेज हैं उनमें पर्यवेक्षण को फिनिश किया है और निरीक्षण को हम थोड़ा पढ़ चुके थे। तो जहाँ तक हम पढ़ चुके थे पहले उसका हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज निरीक्षण जो है इंस्पेक्शन उसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने अब तक पढ़ा था निरीक्षण को इंस्पेक्शन कहते हैं। निरीक्षण को यदि हम परिभाषित करें तो निरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा विद्यालय या शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन व जांच की जाती है। यानी कि विद्यालय और शिक्षक के कार्यों की जांच करता है उच्चाधिकारी, ताकि नियमों, मानकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थिति को जाना जा सके। यानी सरकार ने जिन विद्यालयों को स्थापित किया है उन विद्यालयों में किस तरह से नियम चल रहे हैं, मानक चल रहे हैं, उन सभी की स्थिति को पहचाना जा सके, जाना जा सके, उसके लिए निरीक्षण किया जाता है। अब हम बात करते हैं निरीक्षण की विशेषताएं। देखिए, निरीक्षण जो है वह औपचारिक होता है, यानी कि इसकी लिखित सूचना होती है। जब भी निरीक्षण किया जाता है तो रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है कि कौन आया, किसने निरीक्षण किया और क्या निरीक्षण किया, ये सभी बातें शामिल की जाती हैं। निरीक्षण अधिकारी केंद्रित होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखें कि निरीक्षण कैसा होता है, अधिकारी केंद्रित होता है। निरीक्षण अधिकारी केंद्रित होता है। और हम बात करें, निरीक्षण नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर बल देता है, यानी कि निरीक्षण कार्य को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि पर्यवेक्षण जो है वो सहयोग करता है, नियमों का पालन करने पर जोर देता है। निरीक्षण अल्पकालिक होता है। निरीक्षण कैसा होता है? अल्पकालिक होता है। अब हम बात करते हैं निरीक्षण के उद्देश्य क्या हैं। शैक्षिक मानकों की जांच करना इसका उद्देश्य होता है। प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य होता है। विद्यालय की कार्य कुशलता को जानना इसका उद्देश्य होता है। नियमों एवं निर्देशों के पालन की समीक्षा करना इसका उद्देश्य होता है और रिपोर्ट तैयार करना इसका उद्देश्य होता है। रिपोर्ट को तैयार करना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण के प्रकार यानी कि सामान्य रूप से जब निरीक्षण किया जाता है, नॉर्मली निरीक्षण किया जाता है, ज़्यादा कुछ बातें उसमें नहीं कही जाती या की जाती हैं, तो उसे सामान्य निरीक्षण कहते हैं। विशेष निरीक्षण किसी विशेष उद्देश्य के कारण निरीक्षण किया जाता है तो उसे विशेष उद्देश्य कहते हैं। अचानक जो निरीक्षण किया जाता है उसे औचक निरीक्षण कहते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन की स्थिति के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे प्रशासनिक निरीक्षण कहते हैं। शैक्षिक कार्यों की देखरेख के लिए पढ़ाई बढ़िया हो रही है नहीं हो रही विद्यालय में, इस बात के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे शैक्षिक निरीक्षण कहते हैं। आगे हम बात करें निरीक्षण की सीमाएं क्या हैं। देखिए, निरीक्षण में अधिकारी द्वारा जब किया जाता है तो अपने अधीनस्थ पर, शिक्षकों पर या विद्यालय पर कोई कार्यवाही कर सकता है। तो उस कारण से निरीक्षण भय एवं तनाव उत्पन्न करता है। भय एवं तनाव का माहौल बना रहता है जब तक वह अधिकारी निरीक्षण करने के लिए उस विद्यालय में है। शिक्षक की सृजनशीलता को बाधित करता है, क्योंकि अधिकारी निर्देश देते हैं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। तो हो सकता है कि कोई शिक्षक एक नए तरीके से नवाचार का प्रयोग करके पढ़ाना चाह रहा है तो वह नवाचार के प्रयोग द्वारा वह ना पढ़ा पाए। निरीक्षण अल्पकालिक प्रभाव डालता है, यानी कम समय के लिए डालता है। जब तक निरीक्षण करता अधिकारी विद्यालय में उपस्थित है तब तक वह प्रभाव डालता है, उसके बाद वह प्रभाव नहीं डालता। निरीक्षण में औपचारिकता अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? औपचारिकता अधिक पाई जाती है निरीक्षण के दौरान। अब हम आगे बात करें। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था और पूछा था कि आपको इस कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निरीक्षण प्रक्रिया को किस पर केंद्रित माना जा सकता है? छात्र पर, शिक्षक पर, अभिभावक पर और अधिकारी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकारी पर। मैं आपको थ्योरी में भी बता चुका हूँ कि निरीक्षण जो है वो अधिकारी केंद्रित होता है, जबकि पर्यवेक्षण जो है वह क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। पर्यवेक्षण क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। अब हम आगे की बात करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे निरीक्षण के सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे निरीक्षण के सिद्धांत। निरीक्षण के सिद्धांत। ठीक, तो देखिए, निरीक्षण के सिद्धांतों में बात करें, सबसे पहला निरीक्षण का सिद्धांत है निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्षता का सिद्धांत।
निष्पक्षता का सिद्धांत। देखिए, निष्पक्षता के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो अधिकारी जांच कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, वह सही निरीक्षण करता है, निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करता है और बिना किसी प्रभावशीलता के निरीक्षण करता है, विद्यालय के बिना प्रभाव के निरीक्षण करता है और मानक स्थितियों का आकलन करता है, तो विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जा सकता है। तो अगर निरीक्षण जो है वो निष्पक्षतापूर्ण किया जाए तो विद्यालय की कार्यशीलता को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि जब निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण में इस बात पर जोर दिया जाता है कि भाई जो भी मानक हैं, तय किए गए हैं, उनको पूरी तरह से पूर्ण किया गया या नहीं किया गया। कहीं पर यदि कमी पाई जाती है तो तुरंत उसके सुधार के लिए एक्शन लिया जाता है। अधिकारी निर्देश देता है, एक्शन भी लेता है और कार्यवाही भी करता है। या वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि या तो कार्य पूरी तरह से सही होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर कार्य सही है तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती अधिकारी के द्वारा, और यदि कार्य सही नहीं है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसको निर्देश दिया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। देखिए, किसी भी विद्यालय का जब निरीक्षण किया जाता है तो उद्देश्य पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं कि वह निरीक्षण किस लिए किया जा रहा है। अधिकारी यह मान लीजिए शिक्षकों की नियमितता की जांच करनी है तो वो शिक्षकों की नियमितता की जांच करेगा। विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था को देखना है तो वो संपूर्ण व्यवस्था को देखेगा। शिक्षण प्रक्रिया की जांच करनी है तो वो शिक्षण प्रक्रिया की जांच करेगा। यानी निरीक्षण स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। क्या कहा जाता है उसको? स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत है वह है समयबद्धता का सिद्धांत। समयबद्धता का सिद्धांत। समयबद्धता का सिद्धांत। समयबद्धता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि निरीक्षण जो है वो एक निर्धारित प्रक्रिया में अधिकारियों को टारगेट दिए जाते हैं कि इतने विद्यालयों को आपको चेक करना है, उनका निरीक्षण करना है, और यदि कोई कमी अगर पाई जाती है उनमें तो आपको सही दिशा निर्देश भी देने हैं ताकि वह विद्यालय जो है वो अपने कार्य को कर सकें, समय पर पूरा कर सकें। तो निरीक्षण जो है वह समय की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए सिद्धांत का नाम होता है समयबद्धता का सिद्धांत। और अगला जो है वह होता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ यह है कि निरीक्षण जब भी किया जाएगा तो उस कार्य की जांच की जाएगी जिस कार्य से, जिस उद्देश्य से निरीक्षण किया जा रहा है। अगर वह पूरा है तो निरीक्षण का उद्देश्य जो है वो सफल होता है। यदि पूरा नहीं है तो उस पर कार्यवाही की जाती है, कार्य को करने के लिए जोर डाला जाता है, प्रयास किए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं। तो क्योंकि उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है निरीक्षण में, जब भी निरीक्षण किया जाएगा तो विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया जाएगा और उस कार्य को पूरा कराने पर जोर दिया जाएगा। तो इसीलिए निरीक्षण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ये निरीक्षण के सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है निष्पक्षता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, चौथा है समयबद्धता का सिद्धांत और पांचवा है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। पांचवा कौन सा है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इस तरह से इन सिद्धांतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो निरीक्षण के सिद्धांत हैं। अब हम बात करते हैं निरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? निरीक्षण की
निरीक्षण की प्रक्रिया, निरीक्षण की प्रक्रिया। देखिए जानेंगे हम कि निरीक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, सबसे पहले देखिए कोई भी निरीक्षण किया जाएगा तो उसकी क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। तो सबसे पहला कार्य होता है निरीक्षण की योजना। निरीक्षण की योजना सबसे पहला कार्य होता है। हमें कहाँ जाना है, कौन से विद्यालय में जाना है और कौन से विद्यालय का निरीक्षण करना है, तो इस योजना को बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं निरीक्षण की योजना। फिर जिस विद्यालय में जाना है उस विद्यालय का क्या किया जाता है, भ्रमण, विद्यालय भ्रमण, विद्यालय भ्रमण। और उसके बाद उस विद्यालय के अभिलेखों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। अभिलेखों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। क्योंकि कोई भी सरकारी कार्य होता है वो संपूर्ण कार्य की जो रूपरेखा है वो कहाँ रखी जाती है, अभिलेखों में रखी जाती है। तो अभिलेखों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। उस जांच के आधार पर निरीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, निरीक्षण की योजना, फिर विद्यालय भ्रमण, फिर अभिलेखों की जांच, फिर कक्षा से क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, कक्षा का अवलोकन किया जाता है। और उसके बाद शिक्षक से संवाद किया जाता है। कक्षा का अवलोकन, भाई निरीक्षणकर्ता जो है वो पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही इस बात को देखेगा, तो वह करता है कक्षा का अवलोकन। अवलोकन करता है कि पढ़ाई बढ़िया हो रही है नहीं हो रही, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। कई बार जब चेकिंग की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, तो देखा जाता है कि कोई कभी क्लास जो है वो नियमित रूप से मिलती है विद्यालयों में, कभी क्लासें नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। तो कक्षा का क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। उसके बाद शिक्षक से क्या किया जाता है, संवाद किया जाता है। उससे ये पूछा जाता है कि भाई आप जो है वो पढ़ा रहे हो तो विद्यालय में विद्यार्थी कैसे हैं, किन किन चीज़ों में समस्याएं विद्यार्थियों को हो रही हैं, या कहाँ पर वह कार्य कुशलता प्राप्त कर रहे हैं और अपने उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं, कार्य कुशलता प्राप्त कर रहे हैं, अपने उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद ये जाना जाता है कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था किस रूप से चल रही है, तो शिक्षक से संवाद किया जाता है। फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लिखता है। मैं आपको बता रहा था ना, डायरी में मेंटेन किया जाएगा कि कौन निरीक्षण करने आया, किसने निरीक्षण किया, किन बातों का निरीक्षण किया, क्या उसे पॉजिटिव पॉइंट उस विद्यालय में मिले, क्या उसे नेगेटिव पॉइंट उस विद्यालय में मिले, इन सब का रिपोर्ट का वो क्या करता है, निरीक्षण करता, लेखन करता है। और उसके बाद सुधारात्मक क्या देता है, सुझाव देता है। सुधारात्मक सुझाव देता है। पहले तो सुझाव देता है, अगर वह उन पर दोबारा जब वह निरीक्षण करता है और उन सुझावों पर कार्य नहीं होता तो वह कार्यवाही करता है। तो इस तरह की निरीक्षण की प्रक्रिया चलती है। तो निरीक्षण की प्रक्रिया प्रमुख 7 चरणों में चलती है। निरीक्षण की योजना, विद्यालय का भ्रमण, अभिलेखों की जांच, कक्षा का अवलोकन, शिक्षक संवाद, रिपोर्ट लेखन और सुधारात्मक सुझाव। सुधारात्मक सुझाव, इन प्रक्रिया के माध्यम से निरीक्षण जो है वो आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम निरीक्षण वाला जो टॉपिक है वह भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर। अब हम बात करेंगे निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर। यहां से देखिए, अगर हम पूरे चैप्टर का समरी हम कहें, पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझने की प्रक्रिया हम कहें, तो यहां से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आज अब टॉपिक है हमारा पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर। पर्यवेक्षण निरीक्षण में अंतर। देखिए एक लाइन खींच लेते हैं जिससे हमें अंतर करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इस साइड में तो हम पर्यवेक्षण के बारे में पढ़ेंगे और इस साइड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, निरीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण की प्रकृति क्या है। पर्यवेक्षण और निरीक्षण की प्रकृति क्या है।
तो पहला पॉइंट है प्रकृति। पहला पॉइंट क्या है? प्रकृति। देखिए पर्यवेक्षण जो है इसकी प्रकृति है सहयोगात्मक। इसकी प्रकृति कैसी है? सहयोगात्मक, यानी कि सहयोग के उद्देश्य से पर्यवेक्षण किया जाता है। और मार्गदर्शन भी इसकी प्रकृति है। मार्गदर्शन भी इसकी प्रकृति है। अगर हम निरीक्षण की प्रकृति के बारे में बात करें तो निरीक्षण की प्रकृति जो होती है वह होती है औपचारिक। वह कैसी होती है? औपचारिक। निरीक्षण कैसा होता है? औपचारिक होता है। निरीक्षण कैसा होता है? औपचारिक होता है। दूसरे पॉइंट हम बात करें उद्देश्य के बारे में, तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य विकास होता है और निरीक्षण का उद्देश्य नियंत्रण होता है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य पॉइंट के बारे में बात करें तो पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य है वह विकास होता है, जबकि निरीक्षण का उद्देश्य जो होता है वह क्या होता है? नियंत्रण होता है। वह क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? विकास है, और निरीक्षण का उद्देश्य कैसा होता है? नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें केंद्र बिंदु क्या है, तो पर्यवेक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वह शिक्षक होता है। पर्यवेक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक होता है। पर्यवेक्षण का केंद्र बिंदु टीचर होता है, जबकि निरीक्षण का केंद्र बिंदु अधिकारी होता है। निरीक्षण का केंद्र बिंदु जो है वह अधिकारी होता है। अगला पॉइंट हम बात करें दृष्टिकोण के बारे में, तो पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण सुधारात्मक होता है और निरीक्षण का दृष्टिकोण मूल्यांकन करने का होता है। तो पर्यवेक्षण का जो दृष्टिकोण है, अगर दृष्टिकोण बिंदु के बारे में बात करें तो पर्यवेक्षण का जो दृष्टिकोण है वह क्या होता है? सुधारात्मक होता है। क्या होता है? सुधारात्मक होता है। और निरीक्षण का जो दृष्टिकोण है वह मूल्यांकनात्मक होता है। मूल्यांकन करना उसका क्या होता है? दृष्टिकोण होता है। तो पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण क्या होता है? सुधारात्मक होता है, जबकि निरीक्षण का जो दृष्टिकोण है वह कैसा होता है? उसका मूल्यांकन करना या निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। पर्यवेक्षण की अवधि जो है, पर्यवेक्षण लगातार जो है किया जाता है और लंबी अवधि तक किया जाता है, जबकि निरीक्षण जो है वह कम अवधि तक किया जाता है। पर्यवेक्षण की जो अवधि होती है, पर्यवेक्षण की अवधि की बात करें तो पर्यवेक्षण लगातार निरंतर होता है। निरंतर लंबे समय तक होता है। लंबे समय तक होता है। और अगर हम निरीक्षण के बारे में बात करें तो कम समय तक होता है। निरीक्षण जो है वो कम समय तक होता है। अगर हम वातावरण की बात करें, वातावरण, तो वातावरण में पर्यवेक्षण में वातावरण जो है भय मुक्त रहता है, क्योंकि शिक्षक और पर्यवेक्षक जो हैं वो उनका संबंध जो है वो सुधारात्मक होता है, सहयोगात्मक होता है। और निरीक्षण में जो वातावरण होता है वो है भय युक्त होता है। क्या होता है? भय युक्त होता है। निरीक्षण में वातावरण जो है वो कैसा होता है? भय युक्त होता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में क्या मूलभूत अंतर होते हैं। तो हम इन मूलभूत अंतरों के द्वारा पहचान सकते हैं कि पर्यवेक्षण जो है वह भय मुक्त वातावरण बनाता है और निरीक्षण जो है वह क्या बनाता है? भय युक्त वातावरण बनाता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक। अगर हम और जानना चाहें, पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर जानना चाहें, कितने क्षेत्र हो गए थे? 6। सातवां जो है क्षेत्र, सातवें पॉइंट के बारे में बात करें, क्षेत्र के बारे में बात करें, तो पर्यवेक्षण का क्षेत्र जो है वह व्यापक होता है और निरीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। निरीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है। पर्यवेक्षण बहुत उद्देश्यों के साथ किया जाता है, जबकि निरीक्षण ज़्यादातर हम कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है। तो पर्यवेक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है
और निरीक्षण का क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, निरीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट हम बात करें, पर्यवेक्षण नवीन अवधारणा है और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, और अगर निरीक्षण की बात करें तो प्राचीन अवधारणा है, नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। यानी कि पर्यवेक्षण जो है वह नवीन अवधारणा है, नवीन अवधारणा है और यह सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। यानी पर्यवेक्षण क्या करता है, सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करता है, जबकि निरीक्षण जो है, देखिए एक तरफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर बात हो रही है पर्यवेक्षण की, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पर्यवेक्षण की बात हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, निरीक्षण की बात हो रही है। और निरीक्षण का जो दृष्टिकोण अवधारणा है वह प्राचीन अवधारणा है, प्राचीन अवधारणा है निरीक्षण, और इसका जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, क्योंकि भयमुक्त जब वातावरण रहता है तो टीचरों को ऐसा लगता है कि कहीं अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर दे, तो उसके कारण यह नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है निरीक्षण। आगे हम बात करें, पर्यवेक्षण शिक्षक विद्यालय प्रबंधन में सुधार करता है। पर्यवेक्षण क्या करता है, शिक्षक विद्यालय प्रबंधन में सुधार करता है, और पर्यवेक्षण शिक्षक विद्यालय प्रबंधन में सुधार व मार्गदर्शन देता है, जबकि निरीक्षण में शिक्षक विद्यालय प्रबंधन के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है, पर्यवेक्षण में तो सुधारात्मक कार्य किया जाता है, जबकि निरीक्षण में कार्यों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई निरीक्षण मूलतः कैसा रहता है, ऑफिशियल रहता है, अधिकारी द्वारा किया जाता है, पर्यवेक्षण किसी के द्वारा भी किया जाता है। तो पर्यवेक्षण किसी के भी द्वारा, पर्यवेक्षण यह किसी के भी द्वारा किया जाता है, किया जाता है, जबकि जो निरीक्षण है वह ऑफिशियल होता है और अधिकारी द्वारा किया जाता है, अधिकारी द्वारा किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भारत में पर्यवेक्षण या निरीक्षण की जो शुरुआत है वह वुड घोषणा पत्र 1854 के बाद हुई। भारत में पर्यवेक्षण और निरीक्षण की जो शुरुआत है वह वुड घोषणा पत्र 1854 के बाद हुई, क्योंकि यह वुड घोषणा पत्र जो है वह शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर क्या है? पर्यवेक्षण की प्रकृति सहयोगात्मक और मार्गदर्शनात्मक होती है, यानी सहयोग करता है, मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, जबकि निरीक्षण औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल होता है। कैसा होता है? ऑफिशियल होता है। यह पर्यवेक्षण जो है वो ऑफिशियल भी हो सकता है और अनऑफिशियल भी हो सकता है। उद्देश्य पर्यवेक्षण का विकास करना उद्देश्य है, निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण रखना होता है। निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कार्यों पर नियंत्रण रखना। इसका उद्देश्य होता है कि भाई विद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। अगर हम बात करें केंद्र बिंदु, तो पर्यवेक्षण का जो केंद्र बिंदु है वह कैसा होता है? शिक्षक होता है। शिक्षक को सहयोगात्मक सुझाव दिए जाते हैं जिससे कि वह अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत बेहतर बना सके।
जबकि निरीक्षण जो है वो अधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिकारी इसका निरीक्षण का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण सुधारात्मक होता है, जबकि निरीक्षण का दृष्टिकोण मूल्यांकनात्मक होता है। पर्यवेक्षण की अवधि निरंतर लंबे समय तक होती है, यानी पर्यवेक्षण लंबे समय तक किया जाता है, बार बार जांचा जाता है, सहयोग किया जाता है, विद्यालय से जुड़ाव होता है पर्यवेक्षक का, अभिभावकों से संपर्क रहता है, छात्रों से संपर्क रहता है और विद्यालय के शिक्षकों से संपर्क रहता है। जबकि कम समय तक निरीक्षण जो है वो किया जाता है। पर्यवेक्षण भय मुक्त वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि जब किसी भी कार्य में सहयोग किया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं, तो ना तो बालक को इतना भय होता है और ना ही शिक्षक को इतना भय होता है, ना ही संस्था प्रधान को इतना कोई भय होता है। सुधारात्मक प्रयास किए जाते हैं, बहुत अच्छा वातावरण उत्पन्न करता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण को ज्यादा महत्व दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किसको ज्यादा महत्व दिया गया है, निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब हम बात करते हैं, भययुक्त वातावरण बनाता है निरीक्षण, क्योंकि निरीक्षण अधिकारी के द्वारा किया जाता है। वह अधिकारी शिक्षकों से ऊपर का ही होता है, वह कार्यवाही कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है, कार्यों की अभिलेखों की जांच कर सकता है। तो इसीलिए जो निरीक्षण है वह भययुक्त वातावरण का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है, पर्यवेक्षण का क्षेत्र वह व्यापक होता है, जबकि निरीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है। कैसा होता है, संकुचित होता है। पर्यवेक्षण एक नवीन अवधारणा है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाती है। यही कारण है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत निरीक्षण को प्राथमिकता न देकर पर्यवेक्षण को प्राथमिकता दी गई है। तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है, जबकि निरीक्षण प्राचीन अवधारणाएं और नकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। पर्यवेक्षण में शिक्षक विद्यालय प्रबंधन में सुधार किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में शिक्षक विद्यालय प्रबंधन के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। यह किसी के भी द्वारा किया जा सकता है पर्यवेक्षण, यह ऑफिशियल होता है और अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। भारत में निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शुरुआत कब हुई, वुड घोषणा पत्र 1854 के बाद हुई। तो इस तरह से हमने पर्यवेक्षण और निरीक्षण वाले टॉपिक को समाप्त किया, चैप्टर को समाप्त किया। इस चैप्टर को हमने 4 पार्टों में पढ़ा है। सभी पार्टों को देखकर आप आसानी से अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कितने स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। अन्य विषय के शिक्षक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लासेस भी आप ज्वाइन कीजिए और आपको कहीं ना कहीं ज्ञान वृद्धि में आपकी क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और आप मेरी क्लास लेने के लिए इस एजुकेशनल मैनेजमेंट बाय AK सर सर्च कर सकते हो, उसके माध्यम से भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए।